चलिए दोस्तों, तो आज अपन जानेंगे भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। इसके पहले अपन ने पाषाण युग पे बात की, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पे बात की। पाषाण युग चूँकि पत्थरों से संबंधित है और जो अपना सिंधु घाटी सभ्यता उसमें लिखित प्रमाण मिले तो हैं, किंतु हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए अब जो काल आएगा वो आएगा ऋग्वैदिक काल, जो कि दो भागों में बटा है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। लेकिन इसको समझने के लिए पहले भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत पर अपन ध्यान दे लेते हैं कि अपन कैसे समझ पा रहे हैं, भारतीय इतिहास को पढ़ कैसे पा रहे हैं। ये एक तरीके से पृष्ठभूमि है पूरे प्राचीन भारत को समझने की, कि इन्हीं के आधार पर अपन आगे बढ़ते चलेंगे। और जब आप बीच बीच में पढ़ेंगे तो और भी आपको जानकारियाँ उसमें मिलती हुई नजर आएंगी। ठीक, सबसे पहले इतिहास को जानने के स्रोत, तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो साहित्यिक स्रोत है, फिर विदेशी यात्रियों का विवरण है और उसके बाद में पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले अपन साहित्यिक स्रोतों पे आते हैं। विदेशी यात्रियों का वर्णन उसके बाद करेंगे और उसके बाद में अंतिम रूप से पुरातात्विक स्रोतों पे आएंगे। साहित्यिक स्रोतों में देखा जाए तो सबसे पहले ही आते हैं हमारे वेद, क्योंकि वेद से ही शुरुआत होगी। वेद आप जानते हैं, चार प्रकार के वेद, ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। तो इन वेदों के बारे में थोड़ा समझ लिया जाए। वेद क्या है? वेद दरअसल आदि ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वो शब्द हैं जो ज्ञान के रूप में धीरे धीरे चलते चले गए। इनका कोई लिखित प्रमाण उस समय पे नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इन्होंने इन वेदों की लिखित रूप से कोई रचना की है। इनको श्रुति भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये सुनने से ही प्राप्त होते चले जाते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को दिए, फिर शिष्यों से फिर दूसरे शिष्यों पे, और इस प्रकार से ये चलने का एक जो क्रम है वो चलता हुआ चला गया, इसलिए इनको श्रुति कहा जाता है। इनका एक और नाम आता है साहित्य में, जिसे हम बोलते हैं अपौरुष्य। अपौरुष्य यानी कि ये पुरुषों से संबंधित नहीं है, किसी पुरुष ने इनकी रचना नहीं की है। इनको श्रुति भी कहा जाता है। इसके अलावा इनका जो सम्मिलित रूप है उसको हम संहिता भी कहते हैं, संहिता। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ सकता है कि इनमें से वेद का पर्यायवाची क्या है, तो एक हिंदी से भी संबंधित है ये क्वेश्चन, और इतिहास की दृष्टि से तो संबंधित है ही। तो ये बताया मैंने जैसे कि ये चार प्रकार के थे। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में विभक्त है ना, 10 मंडलों में विभक्त है। इसके अलावा ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10,462 जो है ऋचाएँ हैं। और ये जो सूक्त होते थे, इन सूक्तों में एक सूक्त में लगभग में 3 ऋचाएँ होती थी, कहीं कहीं ये 2 भी हैं लेकिन 3 ऋचाएँ हुआ करती थी। ये टोटल पद में लिखा गया है, पद। और ये आप गद्य और पद तो समझते ही होंगे। गद्य जो है वो एक तरीके से कहानी के रूप में होता है, इसको पढ़ना सरल भी होता है और हम समझ भी सकते हैं। किंतु जब ये पद्य की बात आ जाती है तो इसके लिए हमें विशेष भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये जो लिखे गए हैं ये शुद्ध संस्कृत में लिखे गए हैं, तो इसको हम आसानी से नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए उस समय पर उनके विशेष पुजारी, पुरोहित या एक पढ़ने वाला बंदा हुआ करता था, जिसका नाम था, ऋग्वेद को पढ़ने वालों में सबसे प्रथम थे होत्र। ये क्वेश्चन काफी बार आ गया है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले उस समय व्यक्ति को क्या कहा जाता था, तो उनका नाम था होत्र। ऋग्वेद चूंकि 10 मंडलों में विभक्त है। इसका अगर प्रथम मंडल को देख लिया जाए तो प्रथम मंडल जो है वो ऋषिगणों के द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार दूसरा मंडल गृहस्थम के द्वारा लिखा गया है। तीसरे मंडल पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। ये विश्वामित्र के द्वारा रचित है और सूर्य देवता के लिए समर्पित है। आप जो गायत्री मंत्र सुनते हैं या बोलते हैं, उस गायत्री मंत्र का संबंध सीधे सीधे ऋग्वेद के तीसरे मंडल से है। इसमें ये जो मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता जब उगते हैं उस समय पे जो उनकी पहली किरण होती है उसको कहा जाता है सविता या सावित्री। इन्हीं के लिए ये गायत्री मंत्र समर्पित है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र के द्वारा। याद रखना, तीसरे मंडल की बात है। चौथा मंडल जो है वो वामदेव ने लिखा, पांचवा अत्रि ने लिखा, फिर उसके बाद क्रमशः भरद्वाज का और वशिष्ठ का नाम आता है। इसी प्रकार से आठवां मंडल जो है वो कृष्ण अंगिरस के द्वारा लिखा गया। नौवां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है, जो ऋषिगणों के द्वारा लिखा गया है। और 10वां मंडल भी ऋषिगणों के द्वारा ही लिखा गया। इसी में 4 वर्ण की कल्पना का जो हमें सबसे पहला प्रारूप मिलता है वो यहीं से मिलता है। सोमदेव की बात कर ली जाए तो सोमदेव जो है वो 9वें मंडल में समर्पित हैं। और सोमदेव जो है वो सोम एक प्रकार का रस होता था जो हिमालय की उनमें घाटियों में मिला करता था और उनको देवता लोग इसका रसपान किया करते थे। तो सोम भी एक प्रकार के देवता थे, 9वें मंडल से संबंधित है। 10वां मंडल जो ऋषिगणों के द्वारा लिखा गया, इसी में ही 4 वर्ण की जो संकल्पना का आधार है वो कहीं ना कहीं ऋग्वेद का 10वां मंडल ही है, जो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय वक्ष से पैदा हुए हैं, जो वैश्य हैं वो जांघों से पैदा हुए हैं और शूद्र जो है वो चरणों से पैदा हुए हैं।
इस प्रकार अब ऋग्वेद के बारे में और बात कर ली जाए। एक बात याद रखना, इन्हीं वेदों के उपवेद भी हैं। जो वेद हैं वो पद्य में लिखे गए हैं और जो उनके उपवेद हैं वो गद्य में लिखे गए हैं। तो उपवेद से ही हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि इनका अर्थ क्या है, अगर हमको नॉर्मल पढ़ना है। बाकी उस समय जो करते थे वो उनके पुजारी हुआ करते थे। इसके अलावा ऋग्वेद में क्या क्या बातें कही गई हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें एक शब्द आता है अधन्य या अधन्या। इसका अर्थात होता है ना मारे जाने योग्य, जिसको हम मारे नहीं, मतलब ये मारने योग्य नहीं है। तो ये शब्द सीधे सीधे गाय से आता है, क्योंकि उस समय गाय बहुत पूज्य पशु मानी जाती थी, आज भी बहुत पूज्य हमारे हिंदू धर्म में मानी जाती है। तो इस प्रकार से गाय का जो शब्द है अधन्या वो वहीं से आया हुआ है। इसके अलावा एक और शब्द आता है गविष्टि। गविष्टि का अर्थात होता है गायों की खोज। ये भी शब्द कहीं ना कहीं इसमें आता है ना। अब अगर हम देखें तो ऋग्वेद के बाद अगर हमें इतिहास की जानकारी लेनी है, क्रम अनुसार पढ़ना है, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आ जाता है। हालांकि ऋग्वेद के बाद वेदों के रूप में तो यजुर्वेद का स्थान है, लेकिन इतिहास चूंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं, इतिहास को जानने के स्रोत, तो इतिहास की जो वंशावली है वो शतपथ ब्राह्मण के बाद आएगी। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि इतिहास में जानने के स्रोत से ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, तो शतपथ ब्राह्मण ऑप्शन में होगा, उसको आप लगा के आइएगा। अब इस शतपथ ब्राह्मण को समझ लिया जाए ये है क्या। दरअसल शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का ही एक उपवेद है। अब यजुर्वेद पे आते हैं अपन, फिर इसके बाद शतपथ ब्राह्मण को समझेंगे। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें दरअसल जो भी पूजा पाठ या जो भी ये वेद वगैरह पढ़े जाते थे, इनके पहले क्या क्रियाएं की जाती थी, क्या नियम थे, नियमों का संकलन ही यजुर्वेद है, पहली बात। दूसरी बात, ये गद्य और पद्य दोनों में है। इसको पढ़ने वाले जो ऋषि थे उनको हम अधर्व्यू कहा जाता था, मतलब उस समय जो उनको पढ़ते थे पुजारी वगैरह या जो ऋषि होंगे या जो पुरोहित होंगे उनको अधर्व्यू कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इसी यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इन्हीं की एक शाखा है जिसको हम बोलते हैं शतपथ ब्राह्मण, और यहीं से हमारे लिए इसको बीच में हम रख देते हैं कि ऋग्वेद के बाद अगर इतिहास को जानना है तो फिर शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब इसके बाद अपन आते हैं सामवेद पे। तो सामवेद, साम का अर्थ ही गायन से निकाला जाता है। किससे? गायन से। गायन का मतलब होता है गाई जा सकने वाली रचना या फिर संगीत। तो हमारे यहाँ पे जो भी संगीत का जो जनक, मतलब संगीत का जो उद्भव हुआ है सबसे पहले, वो सामवेद के माध्यम से ही हुआ है। तो समझिए अपन सामवेद, इनको पढ़ने वाले ऋषि को उत्तराक्तु कहते थे। 1810 इसमें सूक्त हैं, है ना, पंचविश की बात इसमें की जा रही है। तो इस प्रकार से सामवेद जो है वो संगीत का जनक भी माना जाता है। अब आता है इसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद की जो रचना हुई है या इसका जो संकलन किया गया है वो अधिकतम ऋग्वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है उसमें किया गया है। इसी में विभिन्न प्रकार की कृतियाँ आ जाती हैं और यहीं पे धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, हालांकि धार्मिक अनुष्ठान उससे पहले भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनमें वो कृतियाँ नहीं है जो अब अथर्ववेद में आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी में जादू, अंधविश्वास, टोना टोटका, इन सब की बातें अथर्ववेद में आने लगती हैं। इसको अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था। इसमें 73 मंत्र हैं, है ना, लगभग 73 अध्याय हैं, 6000 मंत्र हैं इसमें। अब इसके बाद अपन आते हैं, ये तो हो गए हमारे वेद। अब वेदों के बाद आते हैं अपन जो है वेदांगों पे। वेदांग क्या थे? वेदांगों की जो रचना हुई है वो इसलिए हुई थी ताकि हम इस वेदों को पढ़ सकें। अगर आप वेदांग के मतलब को समझेंगे तो अर्थ निकल के आता है वेदों के अंग। वेदों के अंग, अब ये क्या थे अंग? वेदों को भली भांति अच्छी प्रकार से समझने के लिए ही 6 वेदांगों की रचना हुई है। अगर हमें वेदांग नहीं आते हैं तो हम वेद को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। इनमें थे क्रमशः शिक्षा, कल्प, सूत्र, निरुक्त, ज्योतिष, है ना। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के इसमें होते हैं। अब इनको समझ लिया जाए क्या है। शिक्षा का जो अगर मतलब निकाला जाता है तो शिक्षा का मतलब निकाला जाता है शुद्ध उच्चारण से। अगर वेदों को पढ़ना है, एक बात याद रखना, ये जो वेद थे इनमें शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व था। ऐसी मान्यता थी कि अगर इनका उच्चारण गलत किया जाएगा तो इनका गलत प्रभाव भी निकल जाएगा। इसलिए शिक्षा का जन्म हुआ, तो शिक्षा के माध्यम से हम इनका शुद्ध उच्चारण करते हैं। दूसरी बात आती है कल्प की। तो इनको किस विधि से पढ़ना है वो कल्प में बताया गया है, कल्प में विधि को बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वेदांगों में किसी एक को भी उठा लेंगे और उठाने के बाद कहेंगे कि इसका असली मतलब क्या है, तो आपको समझना यहाँ बहुत जरूरी है। फिर आता है निरुक्त। निरुक्त का मतलब है शब्दों की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति। जो शब्द हम लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कलिंग लिखा है आकार, तो ये शब्द किस प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं वो निरुक्त में बताया गया है।
और फिर आता है व्याकरण। व्याकरण तो आप जानते ही हैं, जो हिंदी की व्याकरण है, ग्रामर है ना। व्याकरण की सबसे पहले बात पाणिनि की अष्टाध्यायी में हो रही है। अब इसके बाद आते हैं छंद पे। तो छंद को आप ऐसे समझिएगा कि छंद जो है पद्य को पढ़ने की बहुत अच्छी एक शैली होती है कि छंद के माध्यम से एक पद दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, और जुड़ने के साथ साथ वो हमें भी बहुत अच्छे से याद हो जाता है और सामने वाले को भी बहुत अच्छे से सुनाई देता है। जैसे आपने सुना होगा रघुपति राजा राजा राम पतित पावन सीता नाम। तो जो लास्ट में नाम और राम शब्द आए, तो इस प्रकार एक तुक का जो नियम हो जाता है वो छंद है। तो इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं वेदों को पढ़ा जाता था, क्योंकि वेद अधिकतम पद्य की शैली में लिखे गए हैं। क्योंकि यजुर्वेद तो गद्य और पद्य दोनों में है, लेकिन बाकी जो हैं वो कहीं ना कहीं पद्य या श्लोक के रूप में लिखे गए हैं, इसलिए छंद बहुत मायने रखता था उस समय। और ज्योतिष से आप जानते ही हैं, ज्योतिष को बताने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से 6 वेदांगों की रचना हुई। यहाँ पे एक और शब्द आता है वेदांत। तो वेदांग और वेदांत इन दोनों में ही अंतर है। जब हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन सबको पढ़ लेते हैं, तो उनके बाद वेदांत की रचना हुई। वेदांत में इन सभी का निष्कर्ष जो है वो वेदांत है। वेदांत को उत्तर मीमांसा या मीमांसा खाली भी कहा जाता है। मतलब इन सभी का जो एक निचोड़ है वही वेदांत है। उसको नॉर्मल हम आराम से समझ सकते हैं कि अगर हमने मान लो वेद जो श्लोक हैं पद्य में है, गद्य में हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनका जो अंतिम रूप से पूरा निष्कर्ष है वो ही वेदांत है, वेदों के अंत। तो वेदांत और वेदांग, इनमें आप अंतर समझ गए होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। वेदों के उपवेद भी हैं। उपवेद का महत्व इसलिए है कि जहाँ वेद पद्य में है तो उपवेद गद्य में है। और आपने एक कहानी सुनी होगी राजा परीक्षित की, जो भागवत पुराण में कहीं ना कहीं जो पंडित जी वगैरह सुनाते हैं। अगर नहीं सुनी हो तो आप अपने घर में अपने बुजुर्गों से सुन लीजिएगा। उस समय पे जो राजा परीक्षित हुए, तो राजा परीक्षित के बाद भी वंश चलता गया, गया तो होगा नहीं तो। और उसके पहले जो हर्यक वंश आता है उसमें है जो बिंबिसार, जो ये अपन आगे पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच की जो कहानियां हैं वो हमें इन जो उपवेद हैं उनमें हमें जानकारी इनकी मिल जाया करती है। तो उपवेद का महत्व इसलिए है, ठीक है, इतिहास को जानने की दृष्टि के अनुसार। ठीक, अब बनाते हैं पुराणों पे। पुराण लिखे गए। पुराण जो हैं वो संस्कृत में है लेकिन सरल भाषा में है, इनको आसानी से हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, जो वेद थे उनको विशेष लोग ही सुनते थे। यहाँ पे स्त्री और जो शूद्र जाति है उन लोगों को वेद को पढ़ने का या सुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन पुराणों को वो पढ़ भी सकते थे और सुन भी सकते थे। पुराणों की संख्या क्रमशः 18 है, जिसमें से महत्वपूर्ण पुराण है जहाँ से हमें राजाओं की वंशावली भी प्राप्त होती है। पुराण में सबसे पुराना जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण, जिससे हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण, जिससे हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण, जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसी में अग्नि पुराण भी है। अगर अपन देखा जाए तो आपने गरुड़ पुराण का नाम सुना होगा। भागवत पुराण तो आप जानते ही हैं। एक गरुड़ पुराण है जिसमें स्वर्ग और नरक की एक कल्पना की गई है कि मनुष्य जीवन में मरने के बाद उसके साथ में क्या क्या होता है उसके कर्मों के अनुसार। तो ये गरुड़ पुराण की बात है। तो इसी प्रकार काफ़ी पुराण थे, ठीक है। अगर संख्या आ जाती है तो 18, और बाकी किस पुराण में क्या बात कही गई है इतिहास की दृष्टि से, तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ। वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो है वो मौर्यों से संबंधित है। मत्स्य पुराण जो है वो सातवाहनों से संबंधित है। अब इसके बाद में आते हैं स्मृतियाँ। स्मृतियों से अर्थात होता है कहानियों से। सबसे अच्छे इतिहास को समझने के लिए यही है स्मृतियाँ, क्योंकि ये सीधी सीधी कहानियाँ हैं और इनमें छोटी छोटी कहानियाँ मिलती हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ भी मिल रही हैं। कहानी के माध्यम से हम कहीं ना कहीं ये समझ जाते हैं कि हाँ इस समय पे ये राजा रहे होंगे, उनके समकक्ष कौन रहा होगा। तो इस प्रकार से स्मृतियाँ। अब स्मृतियों में देख लिया जाए कि स्मृतियाँ काफ़ी सारी स्मृतियाँ हैं, जिनमें मनु स्मृति, नारद स्मृति, मैत्रेयानी स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति है। इन पे चर्चा करते हैं हम। तो जो सबसे पहले मनु स्मृति है ये सबसे पुरानी, ये शुंग काल का एक मानक ग्रंथ है। शुंग काल, जो पुष्यमित्र शुंग आपने सुना होगा, ब्राह्मण वंश की सर्वप्रथम उन्होंने स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित अगर देखा जाए शुंग काल, तो ये मनु स्मृति है। मनु स्मृति के बाद एक और स्मृति आती है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति ये वही स्मृति, आपने नाम सुना होगा कायस्थ, जो नाम के पीछे श्रीवास्तव भी लगाते हैं। दरअसल ये क्रम के अनुसार थी एक समय पहले, जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति में है। कुछ टाइम पूर्व कायस्थ, इनका काम क्या था, जो बड़े राजा वगैरह हुआ करते थे उनके यहाँ पे उनके आय और व्यय का लेखा जोखा करना, लेकिन जो समय के अनुसार परिवर्तन के साथ आगे चलते चलते एक जाति के रूप में परिवर्तित हो गई। तो कायस्थों का अगर सर्वप्रथम वर्णन आता है तो वो याज्ञवल्क्य स्मृति में आता है।
मैत्रेयी स्मृति जो है, इसमें भी कई बातें लिखी गई हैं, लेकिन इसमें इसका महत्वता इसलिए है क्योंकि इसमें स्त्रियों की जो स्थिति है वो काफ़ी निराशाजनक बताई गई है। और स्त्रियों को जुआ और शराब के बाद, ही आपने कईयों किताबें पढ़ा होगा, उसके बाद तीसरा मनुष्य का बहुत बड़ा दोष बताया गया है। अब अपन आते हैं दर्शनों पे। दर्शन चूंकि आप जानते हैं तत्व का ज्ञान ही दर्शन है। दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के माध्यम से, इसी दर्शन को समझने के बाद हम इसके बाद जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव इन सभी धर्मों पे भी आएंगे जिनके भी अपने अपने दर्शन हैं। लेकिन भारत में अगर दर्शन शास्त्र की बात की जाए तो ये मुख्यतः 6 ही थे शुरुआत में, फिर इन्हीं की आधार पर दूसरे धर्मों ने या दूसरे दर्शनों ने जन्म लिया। दर्शन है क्या? दर्शन का सीधा सा मतलब होता है तत्व का ज्ञान, या दर्शन को हम दृष्टि भी कहते हैं। दृष्टि यानी देखना, दृष्टि, यही दर्शन शास्त्र है, दर्शन है। दर्शन शास्त्र कौन होंगे? जो फिलोसफर होते हैं। अब इस दृष्टि से मतलब आप समझना गहरी बात है थोड़ी। दर्शन का मतलब है किसी भी तत्व को या किसी भी घटना को या जीवन के प्रति उस बंदे का नज़रिया क्या है या उस इंसान का नज़रिया क्या है, हम जीवन को किस तरीके से देखते हैं, वही दर्शन है। आपका दर्शन अलग हो सकता है, मेरा दर्शन अलग हो सकता है, या मैं किसी और दर्शन को मानता हूँ जो पहले से चले आ रहे हैं। इस प्रकार से दर्शन शास्त्र ये भारत में भी हुए और जो विदेश वहाँ पे भी हुए। काफ़ी दर्शन अपने, अरस्तु का दर्शन अलग है, ओशो का दर्शन अलग है, विवेकानंद जी का दर्शन अलग है, उनके गुरु का दर्शन अलग है। इस प्रकार से दर्शनों की चर्चाएं हम करते हैं। तो शुरुआत में हमारे पास में 6 थी। सबसे दर्शनों की बात हो रही है तो दर्शनों में देखा जाए तो सबसे पुराना हमारा दर्शन जो था वो था सांख्य, जिसके जो रचयिता थे या जिसको इन्होंने चलाया था वो थे कपिल। सांख्य दर्शन जो है वो रजस, तमस इन गुणों से संबंधित है। आपने सुना होगा 3 जो गुण पाए जाते हैं उनसे संबंधित है। प्रकृति के तत्वों की बात की गई है, प्रकृति 5 तत्वों की बनी है और सांख्य दर्शन से ही लिया गया है। इसके अलावा सांख्य दर्शन के बाद आता है योग, इनको चलाने वाले जो थे कपिल। फिर इसके बाद आता है योग, तो योग को पातंजलि के द्वारा चलाया गया था। और योग जो है वो सांख्य दर्शन का ही आगे चल के एक रूप निकल के आता है, मतलब जिसमें सांख्य में अगर धर्म की बातें की गई हैं तो योग को उनके द्वारा एक तरीके से मानने की बात की गई है। ठीक, योग के बाद आता है हमारा न्याय। इनके जो थे वो थे अक्षपाद, गौतम, न्याय की बातें की गई हैं, है ना। इसके बाद आता है अपना पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा की जो रचना थी वो जैमिनी ने की। उत्तर मीमांसा की रचना बादरायण ने की। मीमांसा जो थे, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये भी एक दूसरे के ही रूप है। जिस प्रकार पूर्व मीमांसा में धर्म की बातें हैं और उत्तर मीमांसा में ब्रह्म को जानने की बातें हैं, है ना। वैशेषिक, इनकी जो रचना थी वो कणादया उलूक ने की थी। इनका नाम था कणादया उलूक। कणाद इनका इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि पदार्थ सबसे छोटा कण होता है। जो हम परमाणु की जो परिभाषा सुनते हैं या जो आगे चल के अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कणाद, वो यहीं से कहीं ना कहीं निकल के आया है। एक और दर्शन की चर्चा कर लेते हैं जिसका नाम है चारवाक। चारवाक जो दर्शन था ये भौतिकवादी पे आधारित है, मतलब कि सामने जो चीज़ दिख गई वही है, ना वो इस लोक की बात करेंगे ना उस लोक की बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ तर्क के आधार पर। और चूंकि ये भौतिकवादी दर्शन है इसलिए इस दर्शन को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, लेकिन इसकी चर्चाएं काफ़ी रही। ठीक, तो ये हमारे दर्शन होते हैं। टोटल 7 दर्शन है, 6 की बातें होती हैं। इसके अलावा आगे और भी दर्शन है जो आगे चल के अपन पढ़ेंगे। दैत्यवाद, अदैत्यवाद, विशिष्टादैत्यवाद, दैतादैत्यवाद, इनमें आगे भी ये सब दर्शन वगैरह चलते रहे। बौद्ध आएंगे, जैन आएंगे। ठीक है, अब थोड़ी और बातें कर ली जाए। अब अपन आते हैं इन पे कालिदास, तुलसीदास, सूरदास। दरअसल इन्होंने भी अपने समय में कुछ ना कुछ लिखा जहाँ से हमें इतिहास का कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। तुलसीदास और सूरदास को लिखने का मेन ये कारण था कि हम अक्सर कालिदास, तुलसीदास, सूरदास में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये किस काल के थे, कहाँ के थे, कैसे क्या थे। कालिदास को देखा जाए तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य का आपने नाम सुना होगा, गुप्त कालों वाले, उनसे संबंधित हैं कालिदास। उनके नवरत्नों में से एक, नवरत्न में से एक ये भी थे कालिदास। ये एक महान कवि हैं और नाटककार हैं। इन्होंने लगभग में 40 कृतियाँ लिखी हुई हैं जो कि ऋतु या प्राकृतिक सौंदर्य इनसे या प्रेम से संबंधित, इन सभी से संबंधित इन्होंने बातें की हैं। तो इनमें अगर देखा जाए तो इनकी में अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम है, कुमार संभव है, रघुवंशम है। ये डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन इनसे आ जाता है। दूसरी बात, गुप्तों के समय की बात है। उनके बाद आते हैं तुलसीदास और सूरदास। इन दोनों का अगर कार्यक्रम देखा जाए, कालक्रम, तो इनका जो कालक्रम है वो अकबर के समय का कालक्रम है। सूरदास जो कि मथुरा के आसपास की बात है, और तुलसीदास जो है बांदा जिला के राजापुर के आसपास की बात है। तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, इनका जो है वो जो रामायण थी उसका अवधि में अनुवाद किया हुआ है। और जो रामचरितमानस है
उसमें और रामायण में एक नॉर्मल अगर अंतर बताया जाए तो रामायण जो है वो पूरे जो उसमें पात्र हैं उसको इंगित करती है, लेकिन रामचरितमानस में राम को सेंटर में रखा गया है और राम को सेंटर में लिख के ये पूरी लिखी गई है। हनुमान चालीसा इन्होंने ही लिखी। इसके अलावा देखा जाए तो कविता बली भी इन्होंने ही लिखी है। सूरदास जो थे, आपको पता है कृष्ण भक्ति शाखा की ये कवि थे, तो कृष्ण को इन्होंने सेंटर में लिख के काफ़ी सारी सूरसावली, दोहावली ऐसे करके इन्होंने भी काफ़ी लिखी है ना। नल दमयंती इनकी एक अच्छी रचना है जिसमें नल और दमयंती की प्रेम कहानी का काफ़ी अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद अपन आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी पे। इन्होंने लिखी है पद्मावत। इनकी पद्मावत भी अवधी भाषा में ही है। रानी पद्मावती पे आधारित है। जब अलाउद्दीन खिलजी भारत पे इनके क्षेत्र में राजा रतन सिंह थे, उन पे आक्रमण करते हैं पद्मनी को पाने के लिए, तब पद्मनी जी अपना जौहर कर लेती हैं, अपने स्वाभिमान को आगे रख देती हैं। इस चक्कर में इनकी जो पद्मावत है वो काफ़ी है। तो पद्मावत एक तरीके से प्रेम ग्रंथ भी है, अलाउद्दीन का उस समय वर्णन भी। इस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी, ठीक है। और ये सिकंदर लोदी के आसपास के समकालीन माने जाते हैं। हालांकि सिकंदर लोदी काफ़ी बाद का है, पद्मावत काफ़ी बाद में लिखी गई है, लगभग में 200 से 250 साल के आसपास तब ये लिखी गई है। और इसके पहले का अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत पहले भारत में राजा जो रतन सिंह है उनके मेवाड़ पे आक्रमण कर रहे हैं, है ना। ये बात होगी। अब थोड़ा बौद्ध और जैन से वैष्णव साहित्य पे भी आया जाए, क्योंकि साहित्य की बात चल रही थी। साहित्य के बाद अपन आएंगे विदेशी यात्रियों पर, ठीक है। तो सबसे पहले ही देखा जाए हीनयान। इनको बहुत अच्छे से समझना आप, क्योंकि इनमें अक्सर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हीनयान और महायान ये दो जो है बौद्धों से संबंधित हैं। हीनयान का कथा वस्तु जो कि बौद्धों के जीवन चरित्र को बताती है गौतम बुद्ध की, ठीक है। अब आती हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं जो है वो जैनों से संबंधित हैं। जैन के जो साहित्य हैं उनको आगम भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैन साहित्य में दो आते हैं, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। इनको याद रखना, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र, ये दोनों भी जो है वो जैनों से संबंधित है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त है, इन्हीं का नाम चाणक्य भी है, ठीक। अर्थशास्त्र जो है 15 अध्यायों और 180 उप अध्यायों में बटा हुआ है। साम शास्त्री के द्वारा इसका जो है वो हिंदी अनुवाद किया गया है। और अर्थशास्त्र में नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन ये दिखाता पूरी राजनीति को है। राजनीति को भी के भी अलावा जीवन के बहुत सारी उन पहलुओं को दिखाता है कि हमें जीवन में चलने के लिए क्या क्या नीतियों को अपनाना चाहिए, ठीक। तो ये चाणक्य नीति थी। इसके बाद रासतरंगिणी जो कि कल्हड़ की है, 8 सर्गों में है और ये क्रम के अनुसार है। रासतरंगिणी से हमें कश्मीर के राजवंश की कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है। कल्हड़ की रासतरंगिणी आपने नाम सुना होगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं पे हुआ। और हिंदी के व्याकरण को हम किस प्रकार से समझ पाएं, ये हमें कहीं ना कहीं अष्टाध्यायी से समझ में आता है। हालांकि वेदांग में वहाँ पे जो चर्चा की गई है व्याकरण की वो अलग है, लेकिन इसके बाद अष्टाध्यायी से हमें व्याकरण की सही जानकारी मिला करती है। इसी प्रकार गार्गी संहिता जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है, और महाभास ये पुष्यमित्र शुंग के काल की रचना है। महाभास जो कि बताती है कि पुष्यमित्र शुंग ने सबसे पहले ब्राह्मण वंश की स्थापना की। तो महाभास से किससे संबंधित है? पुष्यमित्र शुंग से, ठीक। तो अपन आते हैं विदेशी यात्रियों पे। विदेशी यात्रियों में क्रमशः अपन देखेंगे पहले यूनानी यात्री, उसके बाद चीनी यात्री और उसके बाद फिर अरबी यात्री। इन लोगों का इस प्रकार से क्रम रहा। सबसे पहले ही आते हैं अपन विदेशी यात्रियों पे। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है टेसियस का। ये थे ईरान के राजवैद्य। इन्होंने जो भी लिखा है कहानी है, श्रुतिपूर्ण है, अफवाहें हैं, ज़्यादा नहीं मानते हैं उनको, लेकिन फिर भी इतिहासकार रहे। उसके बाद आते हैं हेरोडोटस। इनको ही इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। इतिहास के जो पिता थे, फादर ऑफ हिस्ट्री, वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में काफ़ी बातें लिखी हैं, लेकिन भारत के बारे में इन्होंने भी अफवाहपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। तो इनकी किताब को भी अच्छे से इतिहासकार नहीं मानते। इसके बाद आते हैं सिकंदर। सिकंदर के साथ में 3 लेखक आते हैं, नियार्कस, आग्नेस्टिक और ऑस्ट्रिबुलेस। इन तीनों की जो बातें हैं वो हमें उस समय पे कहीं ना कहीं सही प्रतीत होती हैं, और हम कह सकते हैं कि हाँ, इन कवियों ने जो चीज़ें लिखी हैं वो अच्छी लिखी हैं, समझदारी वाली लिखी हैं।
तो यहाँ से हमें काफ़ी इतिहास की जानकारी मिलना चालू हो जाती है। फिर आता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। और सेल्यूकस निकेटर कौन है? वो सिकंदर के बाद जो गद्दी पर बैठेगा वो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर चूंकि भारत पे आक्रमण करने के बाद लौट के चला जाता है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वो सेल्यूकस निकेटर बैठते हैं। फिर सेल्यूकस निकेटर जो है उन्हीं का राजदूत के रूप में मेगास्थनीज भारत आते हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी, जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में या भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। इंडिया शब्द पे ध्यान देना, इंडिया जो शब्द है वो यूनानियों के द्वारा ही भारत को दिया गया है। हिंदू जो शब्द था वो अरबियों के द्वारा भारत को दिया गया था। भारत को भारतवर्ष वो तो बहुत पहले से कहा जा रहा क्योंकि ये भारत का देश था। तो तीनों शब्द आप समझिए। तो जो इंडिका की बात कर ली जाए, इंडिका में क्या है? इंडिका में उन्होंने भारत के बारे में, भारत की जो समाज है उसको 7 वर्णों में विभाजित किया है कि इस प्रकार के कार्य अलग हैं, अहीर अलग हैं। ये अपन मौर्य काल में पढ़ेंगे आगे चल के। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मौर्य के समय पे आ रहे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पूरा एक घर है वो काफ़ी बड़ी प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसमें लकड़ियां हैं और पत्थरों से बहुत अच्छे से सुसज्जित करके और बनाया गया है। राजा जो है वो 2 दिन कभी भी एक ही कमरे में नहीं बिताता, अलग अलग बिता रहा है। राजा जब चल के आ रहे हैं, चलते आते में उनके आसपास में काफ़ी अंगरक्षक हैं और प्रशिक्षित जो तोते हैं या जो पक्षी हैं वो आसपास उनके पूरे सिर के ऊपर आसपास में घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से मेगास्थनीज ने काफ़ी भारत की चर्चाएं की हैं। और मेगास्थनीज की और भी बातें बताई जाए तो मेगास्थनीज की जो है उनकी जो इंडिका है वो काफ़ी हद तक हमें इतिहास को समझने में उसमें जानकारी मिलती है। अब देखते हैं डाईमेकस और डायनोसियस, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। डाईमेकस जो है वो सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आए। फिर से दोहरा रहा हूँ, बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर है। बिंबिसार हर्यक वंश का है, जो पहला वंश आएगा सबसे पहला, जहाँ से इतिहास की हमको सही जानकारी मिलती है। बिंदुसार जो है वो मौर्यों से संबंधित है, अशोक के पहले का है। तो डाईमेकस इनके समय पे आ रहे हैं, सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत के रूप में। डायनोसियस दूसरे नंबर पे, ये मिस्र नरेश फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के राज दरबार में है। इसके बाद में टॉलेमी और प्लिनी, इन दोनों पे क्वेश्चन काफ़ी आता है। टॉलेमी जो है इन्होंने भारत का भूगोल लिखी है। कौन सी पुस्तक है? भारत का भूगोल। इससे हमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। एक अच्छी पुस्तक है जिसमें हम बता सकते हैं कि भारत में उस समय क्या व्यापार हो रहा था, क्या व्यापार नहीं हो रहा था, कैसी व्यवस्थाएं थी, सामाजिक आर्थिक, ये सब। इसके बाद बात है प्लिनी। प्लिनी ने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। इन दोनों किताबों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये दोनों किताबें पूछी जाती हैं। एक किताब और है जिसका मतलब है रिपब्लिक ऑफ द एरिथियन सी। ये किताब के कोई लेखक का नाम नहीं मालूम, बताते हैं 80 ईस्वी के आसपास ये हिंद महासागर की यात्रा पे आए थे। इन्होंने उस समय अपनी किताब लिखी है। किताब की जो शुरुआत के पन्ने हैं वो उसमें नहीं है, जिस कारण उस लेखक का हमें नाम नहीं पता पड़ पाता। नाम क्या था? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये उस बुक का नाम है। इससे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। सभी किताबों के बाद अगर सही जानकारी मिलती है तो इसी किताब से मिलती है। टोटल व्यापार को इसमें दिखाया गया है। अब आते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्रियों पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। सबसे पहले जो चीनी यात्री है फाइयान। चीनी यात्रियों का मतलब क्या था भारत आने का? उनका मतलब पहला यात्रा था, भारत की संस्कृति को जानना था। सबसे महत्वपूर्ण उनका मकसद था भारत से बौद्ध ग्रंथ प्रतिलिपियों को एकत्रित करके अपने क्षेत्र में ले जाना या अपने देश में ले जाना। क्यों? क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो भारत में एक समय में तो काफ़ी फला फूला, लेकिन कुछ समय के बाद उसने उत्तर की ओर, ऊपर की ओर जो है अपना उत्तर की ओर वो लोग जाने लगे और वो तिब्बत से होते हुए कहीं ना कहीं चीन के आसपास भी गए। तो इस धर्म को जानने के लिए उन्होंने भारत की यात्राएं की, यहाँ से बहुत सारी बौद्धों की लिपियों को प्राप्त किया और अपने यहाँ पे ले गए। इनका मेन उद्देश्य यही हुआ करता था। सबसे पहले आते हैं फाहियान पे। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय? अब आप समझना, ये वही है जो अभी मैंने कालिदास की चर्चा की थी। कालिदास इन्हीं के समय में थे, तो इन्हीं के समय फाहियान चीनी यात्री इनके यहाँ पे आ रहे हैं और लगभग इन्होंने विदिशा के आसपास, क्योंकि पाटलिपुत्र से फिर जो शासन उनका है वो उज्जैन से ऊपर विदिशा के आसपास में आ जा चुका है चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो यहाँ पे वो आ रहे हैं और उन्होंने काफ़ी चर्चाएं की। फाहियान बौद्ध ग्रंथ लिपियाँ लेके और अपने वहाँ पे लौट जाते हैं। फिर आते हैं संयुंगन, ये 518 ईस्वी के आसपास आए संयुंगन। फिर आते हैं हेनसांग। इन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। हेनसांग को ही नीति का पंडित कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। वर्धन वंश जो है वो गुप्तों के बाद आता है।
हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। उस समय पे जो बौद्ध संगति होती थी या उन्होंने कईयों ज़्यादा पूजा पाठ इन सभी में भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा हेनसांग 629 में भारत आए और 643 में यहाँ से निकल गए। 138 देशों की इन्होंने यात्रा की। इनकी जो यात्रा वृत्तांत है वो CU नाम से है। ये काफ़ी परीक्षाओं में आया है, CU, उसका एक नाम है। उस पूरी यात्रा का जो विवरण है वो CU नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। इत्सिंग जो है वो 7वीं शताब्दी में आ रहे हैं। क्रमशः नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में इन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि नालंदा और विक्रमशिला ये जो दोनों हैं, दोनों ही बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी जाने जाते थे। बौद्धों से संबंधित इनमें शिक्षाएं दी जाती थी, तो इन दोनों में इन्होंने इसकी चली। हेनसांग, इत्सिंग, इनके बारे में अपन आगे चल के और पढ़ेंगे। ठीक। अब आते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखकों में देखा जाए तो सबसे पहले नाम आता है अलबरूनी का। अलबरूनी जो है, जब आपने सुना होगा मोहम्मद गजनबी का भारत में आक्रमण होता है, जब वो सोमनाथ मंदिर को लूटता है, उस समय पे अलबरूनी, उतबी, फारूकी और एक और नाम है, ये 3-4 जो हैं कवि भारत आ रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो अलबरूनी था, क्योंकि अलबरूनी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है किताबुल हिंद, तहकीक हिंद या भारत की खोज। इसमें उन्होंने उस समय पे राजपूत कालीन समाज, रीति रिवाज, विवाह, जादू टोना, अंधविश्वास और बाकी पूरे भारत के समाज का काफ़ी अच्छा चित्रण किया हुआ है। तो अगर हमें राजपूत काल की जानकारी या उस समय पे मध्यकालीन भारत की जानकारी शुरुआती दौर की अगर जानना है तो हमें अलबरूनी की बुक से काफ़ी अच्छी मिलती है। फिर आते हैं इब्न बतूता। ये 1333 ईस्वी में भारत आए। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए। ये मोहम्मद बिन तुगलक वही है जिसको अपन कहीं ना कहीं इतिहास में रक्त पिशाचू कहते हैं या पागल शासक भी इनको कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी यही हैं और सबसे ज़्यादा इनको पागल भी कहा गया है, क्योंकि ये डायरेक्ट धर्म को मान रहे हैं, आदमी को नहीं मानते थे। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा शासक कहा गया है। इसकी चर्चाएं अपन करेंगे तुगलक काल में। हालांकि इब्न बतूता के बारे में सुन लिया जाए, इन्होंने रहला नामक एक पुस्तक लिखी है जो कि 1333 ईस्वी के आसपास, 1333 में ही भारत आए थे। इब्न बतूता के बारे में एक लेख और आता है कि इनकी विद्वता से प्रभावित होकर उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। काजी आप जानते हैं कि वो होते हैं जो न्याय करते थे उस समय पे। न्याय, जिस प्रकार से न्यायाधीश यहाँ पे उस समय पे होते हैं, उस समय पे काजी हुआ करते थे जो न्याय करते थे। अन्य भी क्रियाकलाप ये लोग किया करते थे। अब अन्य में देखा जाए तारानाथ और मार्को पोलो। तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे, है ना। इन्होंने 2 बुक लिखी है, कंगियूर और तंगियूर। 2 बुक लिखी है, कंगियूर और तंगियूर। ठीक। ये तिब्बती थे। जैसे क्वेश्चन आता है तिब्बती में कौन आए थे भारत में, तो तारानाथ। फिर आते हैं मार्को पोलो। ये 13वीं शताब्दी के आसपास में भारत में आए थे। पांड्य देश की राजधानी पे इन्होंने, वहाँ के इतिहास की हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। और जो मार्को पोलो है, इनमें जो आपने दक्षिण भारत सुने होंगे, पांड्य, चेर, चोल, इनका एक अलग से इतिहास आएगा। उन्हीं में से एक पांड्य देश की राजधानी, मतलब पांड्य देश में इन्होंने, पांड्य देश की जानकारी हमें यहाँ से पूरी अच्छे से मिलती है। अब अपन आते हैं अभिलेखों पे। अभिलेखों की बात हुई, ठीक। तो अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी। पहला क्वेश्चन तो यही है, एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी। भारत में अभिलेखों को अगर देखा जाए तो अभिलेख लगभग में काफ़ी पुराने हैं। 1600 ईसा पूर्व में कस्सी अभिलेख, 1600 में सबसे पहले देखिए, 1600 ईसा पूर्व। ये भारत अकेले की बात नहीं, भारत से, और उस समय भारत ऐसा भारत नहीं था जो आज का भारत है। उस समय भारत काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। तो हमें 1600 ईसा पूर्व में कस्सी अभिलेख मिलता है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि एक ईरानी आर्य शाखा भारत में प्रवेश कर रही है उस समय पे। फिर 1400 ईसा पूर्व में हमें बोगाज कोई अभिलेख मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बोगाज कोई जो अभिलेख है, इसमें 2 राजाओं की, उन दोनों की संधियों के बारे में बात है कि उन्होंने भगवान को साक्षी रख के एक संधि की। उस संधि की बात इसमें है। तो उन्होंने किन किन को साक्षी रखा था, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। नासत्य जो है इनको अश्विनी भी कहा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि जो 1400 ईसा पूर्व में बोगाज कोई अभिलेख मिल रहा है, इनमें से कौन कौन से देवताओं का उल्लेख है। तो आप याद रखना, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। ठीक। इंद्र को आप जानते ही हैं, वरुण जो हैं उनको भी आप जानते हैं। वरुण की जो तुलना है वो एक तरीके से उनसे की जाती है, पृथ्वी के निर्माता। ठीक। अब आता है होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख। ये जो होलियोडोरस थे, इन्होंने जो विदिशा स्थान है वहाँ पे भागवत धर्म प्रचार होने के बारे में जानकारी देता है। तो हमें होलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ लेख से ये पता पड़ता है, ये 2वीं शताब्दी के आसपास की बात है, कि हमें ये जानकारी मिलती है कि हाँ, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार लगभग में शुरू हो चुका था। ठीक। अब अपन और अभिलेखों में आते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो तिथि रहित अभिलेख है। इसमें तिथि नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि हाथी गुम्फा अभिलेख कब का है, लेकिन इसमें भारतवर्ष का जिक्र किया गया है।
किसका? भारतवर्ष का। और ये राजा कलिंग खारवेल का जो है अभिलेख है। ये कलिंग वही है जिसको अशोक आगे चलकर जीतेंगे और उसके बाद बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। ठीक। अब आता है जूनागढ़ अभिलेख। ये शक शासक रुद्रदामन का है। जूनागढ़ आपको पता है गुजरात की बात है। नासिक अभिलेख ये गौतमीपुत्र बलश्री का है। ये सातवाहनों के समय की बात है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र बलश्री का। फिर आता है प्रयाग स्तंभलेख। प्रयाग स्तंभलेख से काफी क्वेश्चन आते हैं। ये समुद्रगुप्त का है। ये जो अभिलेख है ये है तो समुद्रगुप्त का, लेकिन इस अभिलेख में काफी लोगों की बातें लिखी हुई हैं। समुद्रगुप्त की भी हैं, जहांगीर की भी हैं, क्योंकि अकबर के शासनकाल में ये जो प्रयाग स्तंभलेख इसका नाम पड़ा है, इसको कौशाम्बी से प्रयाग में लाया गया था। पहले ये कौशाम्बी में था, फिर इसको प्रयाग में लाया गया। अकबर ने इससे बढ़ के भी एक कार्य किया, उसने इसको इलाहाबाद के किले में भी स्थापित करवा दिया। तो इसमें क्रमशः समुद्रगुप्त की बातें हैं, समुद्रगुप्त के अलावा जहांगीर की बातें हैं। और समुद्रगुप्त की अगर बातें देखी जाए तो समुद्रगुप्त उस समय पे हरिश्चंद्र एक कवि थे, उन्होंने ये बातें समुद्रगुप्त की क्रमशः उत्तर विजय और दक्षिण विजय पे लिखी है। उत्तर में उन्होंने 9 राज्यों को जीता और दक्षिण में लगभग 12 या 16 राज्यों को जीता। अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। तो इस प्रकार की इसमें बातें हैं। ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख। ठीक। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर चूंकि मंदसौर मालवा वाला क्षेत्र है तो मालवा नरेश यशोवर्मन, इन सबको आप बहुत अच्छे से याद रखना, सीधा क्वेश्चन आता है और इन क्वेश्चनों को सभी लोग सही भी करके आते हैं। ये वो क्वेश्चन है जैसे 100 में से जो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 80 हमें सही करना है, क्योंकि अगर हमको 80 आ रहे हैं तो सामने वाले को भी 80 आ रहे हैं। और अगर मुझे 80 नहीं आ रहे हैं और 80 में से मैंने 1-2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो मैं सिलेक्शन से बाहर हो जाऊंगा। देखिए सिलेक्शन का जो सही आधार है 100 में से, इनको आप समझने की कोशिश करिएगा। 20 जो नंबर हैं वो मेरिट के लिए आते हैं। इनमें से 5 से 8 क्वेश्चन जो होंगे वो डीपली जिनने पढ़ाई की है उनके लिए हैं। बाकी उन्होंने 12 से जो 13 क्वेश्चन दिए हैं वो किसी से भी नहीं आते। कभी आपने देखा किसी पेपर में किसी के 100 में से 100 आ गए हो, खासतौर पे जीएस के पेपर में। हाँ, मैथ और रीजनिंग में आपने देखा होगा, लेकिन जीएस के पेपर में 100 में से 100 आ गए। तो 12-13। बाकी जो 80 क्वेश्चन है मेहनत इन पर है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन गलत हो गए, आपसे गलत हो गए लेकिन दूसरे से ये सही हो जाएंगे, आप कब गलत कर देंगे? कन्फ्यूजन में, या मान लो आत्मविश्वास की कमी में इनको गलत कर देंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ये उसको भी आते हैं, उनको भी आते हैं, मुझे भी आते हैं। तो कन्फ्यूजन में इन 80 में से नहीं आना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर जो अभिलेख है वो प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त का है। इसका स्कंदगुप्त का भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख। इसी अभिलेख से हमें कहीं ना कहीं हुड़ों के आक्रमणों की जानकारी भी मिलती है। देवपाड़ा अभिलेख ये विजय सेन का है, बंगाल में थे। बंगाल की बात किया तो देवपाड़ा अभिलेख कौन सा कहाँ मिल रहा है। सौगौर अभिलेख ये सर्वप्रथम हमें दुर्भिक्ष की जानकारी देता है। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल। जब आप आधुनिक भारत में आएंगे तो देखेंगे कि दुर्भिक्ष काल ये शब्द काफी बार आएगा, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है अकाल से। ठीक। एक और शब्द आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्षों का दुर्भिक्ष पड़ा था या अकाल पड़ा था, इसलिए वो दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे, तो वो भी वहीं संबंधित है। एक और एरण अभिलेख, इससे भी काफी क्वेश्चन आता है एरण अभिलेख से। ये जो एरण अभिलेख है ये सागर में मिला है। सती प्रथा का सबसे प्रथम प्रमाण है कि यहाँ पे कोई एक राजा रहे होंगे, उनके समाप्त हो जाने पर उनकी पत्नी सती हो गई थी। सती प्रथा आप जानती हैं। इस पे आगे चलकर कौन प्रतिबंध लगाएगा? विलियम बेटिंग। आगे चलेंगे पहुंचूंगा। ठीक। अब अपन आते हैं सिक्कों पे। तो ये लगभग इतने, हालांकि अभिलेख शिलालेख अभी और भी हैं जिनकी अपन और चर्चाएं करेंगे, जो कि अशोक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा लिखे गए थे। तो भारत में पाए जाने वाले अगर अशोक की बात है की तो ब्राह्मी लिपि में है। अगर अफगानिस्तान चले जाएं तो वहाँ पे आरमाइक लिपि में चल रहे हैं, और अगर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ खरोष्टी लिपि के मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा अभिलेख कहाँ मिल रहे हैं? तो मैसूर में मिल रहे हैं। इस पर अभी भी अभिलेख उनके कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से अभिलेखों की चर्चा अपन आगे भी करेंगे। फिलहाल आपके लिए जो पृष्ठभूमि पे है तो वो इतने अभिलेख पर्याप्त है। अपन आगे चल के इनकी क्रम से चर्चा करेंगे। ठीक। अब अपन आते हैं सिक्कों पे। तो सिक्कों को अपन आहत सिक्के भी कहा जाता था उस समय पे, क्योंकि उस समय पे जो सिक्के चल रहे हैं वो सोने के सिक्के थे। इन्हें इंडो ग्रीक यानी यूनानी, जो हिंद यूनानी शासकों ने इनको चलवाया था। लेख लिखवाने का काम भी यूनानी शासकों ने किया है, उनको चलवाने का काम भी उन्होंने किया है। पहले सिक्कों में खाली अकेले चित्र वगैरह बने रहा करते थे, फिर राजाओं के नाम आए, आगे चल के उनमें सन भी आने लगे, ईस्वी वगैरह, तो हम सिक्कों से काफ़ी कुछ अनुमान लगा लेते हैं। इन्हें आहत सिक्के इसलिए कहा जाता था क्योंकि सोना जो धातु होती है वो पिघलने के बाद आयतन में सिकुड़ने लगती है।
ठीक। तो इसको ढाल के या सांच के इसके सिक्के नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इनको पंच करके बनाया जाता था। ठीक। इसके अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक्स भी कहते हैं। सिक्कों की बातें आ गई है ना। सिक्के कौन कौन से थे, जैसे तांबे के, चांदी के, सोना के, सीसा के। शीशे के सिक्के पे एक और क्वेश्चन आता है कि शीशे के सिक्के कितने चला। ये शीशा जो है वो लेड धातु से संबंधित है। इनके जो सिक्के थे वो सातवाहनों के शासनकाल में काफी चले। चांदी के जो सिक्के हैं सर्वाधिक देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चले, और सोने के सिक्के भी अधिकतम मात्रा में गुप्तों के शासनकाल में चले। लेकिन सोने की शुद्धता की बात आती है, क्वेश्चन सोने की शुद्धता की बात आती है तो वो कुषाण वंश में कनिष्क के शासनकाल में चले। ठीक है। अब अपन आते हैं मंदिरों पे। मंदिर किस टाइप के थे, तो मंदिरों को अगर देखा जाए तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनको नागर शैली में लिखा गया है। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में है, और जिन दोनों के बीच के हैं वो बेसर शैली, मतलब थोड़ा उसमें उत्तरी भारत का भी झलक देखने को मिलेगी और थोड़ी दक्षिण भारत की झलक देखने को भी मिलेगी। एक मंदिर जो कि ग्वालियर में स्थित है जिसका नाम है तेली का मंदिर, ये जो है वो पूर्णतः द्रविड़ शैली पे आधारित है। नागर और द्रविड़ शैली क्या है, देखिए जो नागर मंदिर होते थे उनको देखा जाए तो वो एक चौकोर टाइप में है, उनके आसपास भी मंदिर काफी सारे बने होते थे। ये नागर शैली है। दक्षिण भारत के मंदिर, मंदिर के ऊपर फिर एक मंदिर, फिर एक मंदिर, आप कोई भी उठा लीजिए, पद्मनाभ मंदिर देख लीजिए या रामेश्वरम का मंदिर देख लीजिए, वो एक ना एक ऊंचाई पे हैं, तो वो द्रविड़ शैली में आ जाते थे। ठीक है। मंदिरों में और बातें हैं। पंचायतन मंदिर, एक पंचायतन मंदिर भी था। उसका मतलब ये होता था कि एक मंदिर को चार उंगरों से अन्य मंदिरों ने घेर रखा हुआ है। इसमें कनरिया महादेव का मंदिर, दशावतार का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर प्रसिद्ध है। दशावतार मंदिर पे काफी क्वेश्चन आते हैं कि ये किस शैली बना है, तो ये भी पंचायतन शैली से संबंधित है। ठीक। अब बनाते हैं गुफाओं पे। गुफाओं से ही बहुत क्वेश्चन आते हैं। एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, कैनहरी की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं। एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं ये क्रमशः महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कैनहरी और एलिफेंटा ये जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र की मुंबई में है। ठीक। सबसे पहले ही आते हैं अपन अजंता की गुफा में। तो अजंता की जो गुफा है ये गुप्तों से संबंधित है और राष्ट्रकूट शासन के समय की बात है। एलोरा की गुफाएं जो हैं ये बौद्धों से भी संबंधित हैं, हिंदुओं से भी संबंधित हैं और जैनों से भी संबंधित हैं। एलोरा की गुफाओं में लगभग 34 गुफाएं हैं, जिनमें से शुरुआत की जो 12 हैं वो हिंदुओं की हैं, लास्ट की जो 5 हैं वो जैनों की हैं और बीच वाली जो हैं वो बौद्धों की हैं। इनमें काफ़ी अच्छी चित्रकलाएं हैं। ठीक। एलोरा की गुफाओं में और अजंता, इन दोनों अजंता की गुफाओं में भी। अब इन जो गुफाओं में देखा जाए तो इनको बनाया कैसे गया है, ये बेसाल्ट की बहुत बड़ी चट्टान थी जिसको एक पर्वत से काटा गया और उसको अलग किया गया, वहीं पे वो खड़ी हैं और ऊपर से नीचे इनको बनाने का प्रयास किया गया। इनको छेनी से, हथौड़े से, उस समय जो भी उनके पास में टेक्नोलॉजी रही होगी, तो कहीं ना कहीं उनके धैर्यवान चरित्र को दिखाता है कि किस तरीके से वो जो गुफाएं हैं वो बनाई गई होंगी। ऊपर से नीचे तक काट के लेके आ रहे हैं, एक भी पत्थर ऐसा नहीं है कि उसको बाहर से ले आके उन्होंने जोड़ा हो, उसी में वो गुफाएं बनाते हुए चले गए। अंदर बहुत अच्छी चित्रकारी है। अजंता की गुफाओं में ही देखा जाए तो माणासन रानी का चित्र है, एक माँ है जो कि अपने शिशु को लिए हुए हैं। बौद्धों की जातक कथाओं की बातें कही गई हैं, बौद्धों के जन्मों की बातें कही गई हैं, पहले बौद्ध क्या थे, फिर क्या हुए, आगामी उनका जन्म क्या हुआ, तो ये अजंता से संबंधित है। इसी प्रकार अजंता है, उसी प्रकार एलोरा। ठीक है। अब बनाते हैं कैनहरी की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं। तो कैनहरी की जो गुफाएं हैं वो मुंबई में है, महाराष्ट्र की मुंबई में है। कैनहरी की जो गुफाएं हैं इनमें देखा जाए तो ये भी बौद्धों से ही संबंधित है, लेकिन इनमें उतना अच्छा चित्रण नहीं मिलता हमारे लिए जितना अजंता और एलोरा की गुफाओं में मिलता है। ये बोरीवली के आसपास में है। ठीक। इसके बाद देखा जाए तो एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहीं ना कहीं शैव धर्म से संबंधित है। यहाँ पे शिव को बहुत प्रकार से दिखाया गया है। अगर इन गुफाओं में देखा जाए तो इसमें शिव की गंभीर स्थिति वाली मूर्ति, जो कि एक रुद्र रूप होता है उनका, है ना, इसको बताया गया है। इसके अलावा उसमें शिव को तांडव करते हुए दिखाया गया है। शिव और पार्वती के जो अर्धनारीश्वर का रूप है वो भी दिखाया गया है। और ये जो मूर्तियां हैं अगर इनको आप सामने से देखेंगे तो एकदम जीवंत टाइप की दिखेंगी, आपको लगेगा कि हाँ इनमें मतलब ये बिल्कुल एकदम मेरे सामने ही खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की मूर्तियाँ एलिफेंटा में काफ़ी लोग जाते हैं उसको देखने के लिए। तो इस प्रकार से अपन गुफाओं की बातें हो गई अपनी। तो अपने पास में अपन ने लगभग में साहित्य के स्रोत देखे, विदेशी यात्रियों के देखे, अभिलेखों पे चर्चा की, सिक्कों पे भी चर्चा की।
अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा अपना ऋग्वैदिक काल, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल, फिर आएगा उत्तर वैदिक काल। तो हम देखेंगे किस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में जो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी वही उत्तर वैदिक काल में कुरीतियों का रूप ले लेती हैं। तो इसको पूरे को समझाना इसलिए ज़रूरी था, ये पूरा प्राचीन भारत की पृष्ठभूमि है। इसमें से जो कुछ भी ऐसी है जो छूट गया होगा वो हमें आगे चल के धीरे धीरे पूरी जानकारियाँ मिलती जाएंगी। ठीक।